हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी मैजिकल जर्नी में जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। खुद पे काम करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और इन वीडियोस को देखने के लिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज है डे 18, पर डे 18 शुरू करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले दिनों में हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा और क्या प्रैक्टिस किया। तो डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे 2, द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे 4, मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। डे 5, मैजिक मनी, जादुई धन। डे 6, वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से निकलने का जादुई तरीका। डे 8, द मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे 9, द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे 10, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। डे 11, अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। डे 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। डे 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। डे 14, हैव अ मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। डे 17, द मैजिक चेक, मैजिक चेक। और आज है डे 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट, 18वां दिन, जादुई कार्यसूची। आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में एक फ़ोटोग्राफ है जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूँ इस फ़ोटो को आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज चैप्टर का नाम है द मैजिकल टू डू लिस्ट, तो बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा कि टू डू लिस्ट क्या होती है। कार्यसूची, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कभी मार्केट में जाना हो और मम्मी हमारे पास एक लिस्ट बना के देती हैं कि तुम्हें ये सब चीज़ें लेके आनी है। उसमें लिखा होता है कि कौन कौन सी चीज़ें लानी हैं, कितनी क्वांटिटी में लानी है ना। तो वो एक तरह से लिस्ट हुई। तो टू डू लिस्ट भी वैसी ही होती है जो कि हम या तो डेली बेसिस पे बनाते हैं, वीकली बेसिस पे बनाते हैं, मंथली बेसिस पे बनाते हैं। जैसे मान लो आज आपको जो कोई भी काम करने हैं, तो जो काम आपको कंफर्म है कि आज तो मुझे ये काम करने ही है, तो आप उनको कहीं पे लिख लोगे और जैसे ही उस काम को पूरा कर दोगे आप उस पर टिक लगा दोगे। तो ये जो टू डू लिस्ट होती है ये बनती है कागज़ पे। तो आप देख पा रहे होंगे फ़ोटोग्राफ में आपको एक पेज फोल्ड हुआ सा दिखाई दे रहा है जिसके साथ 3 बलून बंधे हुए हैं। और बलून में ये खासियत होती है कि वो हवा में उड़ते हैं क्योंकि उनका भार बहुत कम होता है, हल्के होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो हवा में उड़ते हुए 3 बलून हैं और साथ में वो टू डू लिस्ट वाली पर्ची है, इनमें से कुछ चमकती हुई जादुई सी किरणें बाहर निकल रही हैं। तो इस फोटोग्राफ में ये आपको जो कुछ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हमें बहुत ही भारी से लगते हैं। भारी मतलब कि जिनको या तो करने का मन नहीं होता है, या जिनको करते करते थोड़े चैलेंजेस से आ रहे होते हैं, या जिनको करना हमें पसंद नहीं होता है, उनको हम प्रोकास्टिनेट कर रहे होते हैं बहुत टाइम से, कल पे डाल रहे होते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे। तो ये वाले काम होते हैं ना जो कि हमें करने पसंद नहीं होते हैं, जिनको हम प्रोकास्टिनेट कर रहे होते हैं, वो ना हमारे अंदर एक भारीपन सा ले आते हैं, भार सा हो जाता है कि काम तो करना पड़ेगा,
है ना, ज़रूरी भी है, करना भी पड़ेगा, तो वो बोझ सा लगने लगता है। और जब कभी भी ज़िंदगी में बोझ सा लगे तो जब भी कभी ज़िंदगी में बोझ सा फील हो, तो इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे नेगेटिव इमोशंस अटैच हो गए हैं। और जब ऐसा होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो ये जो आज की फ़ोटोग्राफ है, इसमें आपको ये जो हल्कापन दिख रहा है टू डू लिस्ट में, ये हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भरने वाले हैं। उस हल्केपन को, जो भी चीज़ें हमें भार देती हैं, बोझ सी लगती हैं, करने का मन नहीं करता है, ये करते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हो नहीं पाती हैं, तो अब आज की प्रैक्टिस से हम अपने दिन को, आज को पूरी तरह से हल्का बना देंगे, हवा में उड़ते हुए गुब्बारों के जैसे। और वो तभी होता है जब उसमें पॉजिटिविटी ऐड हो जाती है। तो आपने नोट किया होगा कि जब भी हम खुश होते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, अच्छा सा महसूस कर रहे होते हैं अंदर से, तो हम हमेशा ना ऐसे उड़ रहे होते हैं, हमें कुछ भी बाहर नहीं लग रहा होता है, चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों ना करना हो, हम हंसते हंसते सब कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने हर रोज़ को जीना है। और कैसे जीना है, कैसे जिया जाता है, वैसे ये हम आज के चैप्टर में सीखेंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। डे 18, 18वां दिन, द मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्यसूची। तो चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ, और कोट है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर। संसार जादुई चीज़ों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रही है। ईडन फिलपॉट्स के द्वारा ये कहा गया है, जो कि एक उपन्यासकार और कवि हैं। तो क्या कहा है कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स, ये संसार जादुई चीज़ों से भरा है। अब देखिए, आप रोंडा बार्न के द्वारा लिखी गई द मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी जितनी भी आपने प्रैक्टिसेस की हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में छोटे बड़े कुछ ना कुछ मैजिक होते हुए तो देखे हैं सबने, है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मैजिक आपकी लाइफ में अब हो रहे हैं, इस बुक को प्रैक्टिस करने के बाद, क्या वो अभी अभी आपकी ज़िंदगी में आए हैं? क्या इससे पहले वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद ही नहीं थे, या इससे पहले वो चीज़ें संसार में थी ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा ध्यान इससे पहले उनकी तरफ था ही नहीं, हम उस तरह से सोच ही नहीं रहे थे। हमारा जो सारा ध्यान था वो नेगेटिविटी की तरफ था, कंप्लेंट्स की तरफ था, हम शुक्रगुजार दिल से होते ही नहीं थे। तो कहाँ से हमारे पास वो सब चीज़ें अट्रैक्ट होती? अब जब हम कॉन्शियसली उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ में आ रही हैं, हमें फिज़िकल फॉर्म में वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में दिख रही हैं, पर वो तो पहले से ही मौजूद थी। इसी तरह से ये जो संसार है, इसमें जो भी चीज़ें आप इमेजिन करते हो ना, सपने देखते हो ना, सब यहाँ पे पहले से मौजूद है, क्योंकि ये संसार जादुई चीज़ों से भरा है, अबंडेंस है यहाँ पे, हर चीज़ की अबंडेंस है। अगर सुखों की अबंडेंस है तो दुखों की भी अबंडेंस है, अगर पॉजिटिविटी की अबंडेंस है तो नेगेटिविटी की भी अबंडेंस है, हर चीज़ की अबंडेंस है यहाँ पे। आपको क्या चाहिए, और जो चाहिए उसकी तरफ ध्यान दो, जहाँ ध्यान जाएगा वो चीज़ आपकी तरफ आ जाएगी। तो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग, इंतज़ार कर रही है वो सब चीज़ें, किसका? फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर, हमारी बुद्धि का, कि वो पैनी हो। अब बुद्धि के पैनी होने का क्या मतलब है? अच्छा, इसको ना चाकू के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने देखा होगा केक कट करने के लिए एक नाइफ हम यूज़ करते हैं, है ना, चाकू होता है, पर वो जो चाकू होती है उसकी धार ना शार्प नहीं होती है, ब्लंट होता है वो एकदम से, मतलब एकदम से वो तीखा नहीं होता है। एक होता है पैना, तो वो पैना नहीं होता है, उसकी धार मोटी होती है। अगर आपको कह दिया जाए कि उस चाकू से आप सब्जियां काटो, तो क्या आप कट कर पाओगे? नहीं। अगर आप उस चाकू को लोगे और अपने किसी बॉडी पार्ट पे भी लगा दोगे ना, वो भी कट नहीं होगा। वो चाकू आप अपने बच्चे को खेलने के लिए भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उससे कट तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो धार है वो पैनी नहीं है, वो शार्प नहीं है, है ना, ब्लंट नाइफ एकदम से।
पर दूसरी तरफ आपके पास सब्जी काटने वाला तीखा पैना चाकू है अगर, ठीक है, तो आप अपने बच्चे के पास उसको पकड़ाओगे क्या? नहीं, आप तो डरते रहोगे कि बच्चा कहीं खुद को चोट ना पहुंचा दे। आप उसके पास कभी नहीं दोगे अगर छोटा बच्चा है तो। क्यों? क्योंकि ना तो बच्चे को चाकू यूज़ करना आता है और दूसरा कि बच्चे को पता ही नहीं है कि ये उसको नुकसान कर सकता है। तो ये हुआ पैना। उसी तरह से हमारी बुद्धि जो होती है ना, वो भी पैनी होती है। और ये पैनी कैसे होती है? कुछ लोगों के, आपने कुछ ऐसे कोट्स या लाइंस कहीं पे पढ़ी होंगी कि ये जो ज़िंदगी के अनुभव होते हैं ये हमें और समझदार बना देते हैं, है ना? तो समझदार होना भी आप एक तरीके से बोल सकते हो कि पैना होना। हमें अपनी बुद्धि को अच्छे से यूज़ करना आ गया है। अब दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि पेंसिल होती है ना? अगर आप पेंसिल को शार्प नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो क्या होता है, उसका वो जो लेड होता है वो मोटा हो गया होता है। तो जब आप उससे लिखते हो तो राइटिंग अच्छी नहीं बनती है। अगर आप अपना होमवर्क वैसे ही मोटी पेंसिल से लिख के चले जाओगे तो अगले दिन टीचर डांटेगी, पेंसिल क्यों शार्प नहीं की, पेंसिल शार्प करके काम करना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि जब पेंसिल शार्प होती है, जब उसका बिल्कुल पॉइंटेड लेड होता है, तो आप जब लिखते हो तो वो दबा के लिखा जाता है, उसको मिटाने में थोड़ी मुश्किल आती है। मिटता नहीं है, मिट भी जाता है तो वो निशान छोड़ देता है अपने। तो वो हुआ पैनी चीज़। तो हमें अपनी बुद्धि को पैना करना है। जैसे हम अभी द मैजिक बुक ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इससे हमारी बुद्धि पैनी हो रही है। हम थैंक यू तो पहले भी फील करते थे। ऐसा कौन कौन है यहाँ पे जो इस वीडियो को सुन रहा है और उसने आज तक थैंक यू बोला ही ना हो किसी को? नहीं, ये तो हमें बचपन से सिखा दिया होता है कि जब भी कोई हमारी हेल्प करे, जब भी कोई हमें गिफ्ट दे, जब भी हमारे लिए कोई काम करे कुछ, तो हमें थैंक यू बोलना है। ये तो हमें पहले से पता था। ऐसा तो है नहीं कि हमें पता नहीं था, हमें तो पहले से पता था। पर ये द मैजिक बुक कर क्या रही है? ये आपकी जो ग्रैटिट्यूड है ना, उसको और डीपर लेवल पे आपको सिखा रही है कि और गहराई में जाके कैसे हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है, और कैसे गहराई में जाके हमें थैंकफुल फील करना है। कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों से सोच के फील करके हम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ बता रही है। जिन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उनको भी हमें द मैजिक बुक बता रही है कि अरे कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं है, हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। पर हाँ, कई बार हमें वो वैल्यू पता ही नहीं होती है ना? हम पूरी उम्र उसको ऐसे ही नज़रअंदाज करते रहते हैं, पर हर चीज़ की वैल्यू है। तो ये जो बुक है वो हमारी बुद्धि को, हमारे ग्रैटिट्यूड को एक तरीके से आप बता दो तो ये बुक हमारे ग्रैटिट्यूड को और पैना कर रही है और डीपर लेके जा रही है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि जैसे कोई सीनियर होता है ना, तो लेवल अप हो रहा है, मतलब हर चीज़ का लेवल अप हो रहा है और सीनियरिटी में जा रही है वो चीज़। तो इस कोट में कहा गया है कि संसार जादुई चीज़ों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रही है, कि जब हमारी बुद्धि पैनी होगी तब हमें वो चीज़ें मिलेंगी, तब हमें वो चीज़ें अपनी लाइफ में दिखेंगी। हमारी बुद्धि पे सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए अब अपनी बुद्धि को शार्पर करने पे काम करते हैं, पैने करने पे काम करते हैं। आपने अभी तक 17 चैप्टर सुन लिए है ना? हर चैप्टर के शुरू में एक कोट दिया गया है। आपने देखा होगा कि ये जो कोट है वो ऐसे नहीं है कि कोई भी कोट उठाया और ऐसे ही डाल दिया। पूरे चैप्टर का एक होता है ना कि अगर एक लाइन में उस चैप्टर को डिफ़ाइन किया जाए तो वो कोट बता देता है। तो जैसे कि आज का कोट हमें बता रहा है कि ये जो चीज़ें, कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपके अनुसार कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, इट मीन्स आपकी बुद्धि वहाँ पे पैनी नहीं है। अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है आज जैसी आप चाहते हो, तो कमी कहीं ना कहीं आप में है। और आप में क्या कमी है कि आपने अपनी बुद्धि को उस ओर चलाया ही नहीं है, आपका फोकस उस तरफ है ही नहीं है, आप उस चीज़ के लिए काम कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि आज के चैप्टर का नाम है द मैजिकल टू डू लिस्ट। और मैंने आपको क्या कहा, टू डू लिस्ट हम या तो एक दिन के लिए बनाते हैं कि डेली बेसिस पे हर दिन के लिए बना रहे हैं, या वीकली बेसिस पे बनाते हैं, या मंथली बेसिस पे बनाते हैं, या समटाइम्स ईयरली बेसिस पे बनाते हैं कि इस साल मुझे ये काम करना है, मेरे ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है ना? तो ये हम काम कर क्यों रहे हैं? आपने देखा होगा कि अभी पीछे डे नंबर 11 पे हमने अ मैजिक मॉर्निंग चैप्टर पढ़ा, जादुई सुबह। और डे 14 पे
हैव अ मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। ये वाला चैप्टर पढ़ा तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर नंबर 18 की यहाँ पे ज़रूरत क्या है, द मैजिकल टू डू लिस्ट। हमने पढ़ तो लिया कि अपने सुबह को कैसे जादुई बनाना है, हमने ये भी देख लिया कि अपने दिन को जादुई कैसे बनाना है। अब यहाँ पे इस चैप्टर का क्या काम है कि टू डू लिस्ट बनाओ। अब ये क्यों काम करना है जब हम अपने मॉर्निंग को ही मैजिकल बना दे रहे हैं, जब हम अपने दिन को ही मैजिकल बना दे रहे हैं, तो टू डू लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। तो होता ये है ना कि हमारी ज़िंदगी में ना हर दिन अलग होता है, सबको पता है ये तो, है ना। हर दिन का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हमें पता नहीं होता है कि आज का दिन कैसे बीतने वाला है। सोचा हमने कई बार कुछ होता है, हो कुछ और जाता है। मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि हम कुछ और प्लान करके चल रहे होते हैं और दिन किसी और तरीके से बीत जाता है। पर अब हमें क्या करना है, अपने दिन को ही मैजिकल बना देना है। और वो कैसे, ये जो हमारे दिन के शुरुआत में हम ये जो टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, उसमें मैजिक भर के। क्योंकि अगर हम अपने दिन पे काम करेंगे, ठीक है, अपने उन कामों पे काम करेंगे जो कि हमें कहीं ना कहीं वो भारीपन दे रहे हैं। पिक्चर में हमने डिस्कस किया कि जैसे आपने वो जो टू डू लिस्ट बनाई है वो गुब्बारे के जैसे हल्की, और गुब्बारों के साथ वो भी उड़ रही है। मतलब हमारा दिन इतना अच्छा बीत रहा है, इतना अच्छा बीत रहा है। होता नहीं है कि किसी किसी दिन हमें चाहे जितना ही काम क्यों ना हो, जितना ही बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो, हम उसको एंजॉय करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि दिन कब बीत गया। और ये अक्सर कब होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं। जैसे किसी दिन अपने फ्रेंड के साथ आउटिंग पे निकल गए, किसी दिन किसी फंक्शन में चले गए, किसी दिन अपने फेवरेट पर्सन के किसी दिन अपने फेवरेट पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, है ना। इस तरह से कई कई दिन हमें पता ही नहीं चलता है कि ये दिन कब बीत गया। और कुछ कुछ दिन क्या होता है, जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं तो एक एक पल एक एक घंटे के बराबर लगता है। होता है ना ऐसा, क्यों। अब देखो, टाइम तो वही है। अगर आप घड़ी पे टाइम देखोगे तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं, तो वो जो अच्छा वाला दिन बीत रहा था वहाँ पे भी वही टाइम था, और जिस दिन हमारा दिन अच्छा नहीं बीत रहा था उस दिन भी वही टाइम था। टाइम तो दोनों जगह सेम है। पर ऐसा क्यों होता है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता है टाइम का। हमें लगता है कि टाइम कम है, हमें और टाइम चाहिए होता है, और टाइम चाहिए होता है। और किसी दिन हमें ऐसा लगता है कि एक एक पल बिताना मुश्किल हो जाता है। और वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे अंदर अगर हम हल्के होंगे तो टाइम का पता नहीं चलेगा, और अगर हम भारी फील कर रहे होंगे, नेगेटिव होंगे, सैड होंगे, चिंता में होंगे, दुख में होंगे, है ना, या बुरा बुरा फील कर रहे होंगे, तो एक एक पल घंटों के बराबर लगेगा। तो ये जो आज का चैप्टर है डे 18, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना। और ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, टू डू लिस्ट हर दिन आपको बनानी है। तो ये वाला चैप्टर है ना, ये आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। करना क्या है वो तो हम आगे बात करेंगे, पर मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ कि इस चैप्टर को अगेन हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। क्योंकि एक एक दिन जोड़ के हफ्ता बनेगा, हफ्ते से महीना बनेगा, महीनों से साल बनेंगे, और साल से ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। तो अगर अपनी ज़िंदगी को मैजिकल बनाना है तो इस चैप्टर को ध्यान से सुनना, समझना, पढ़ना और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना। तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो रॉन्डा बर्न हमसे कह रही हैं, अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। रियली व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ग्रैटिट्यूड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप, तो अभी जैसे रॉन्डा बर्न ने कहा कि अगर सच में सोचें तो कृतज्ञता आपकी बेस्ट फ्रेंड है। तो इतने दिनों से हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इतना तो आपने फील कर लिया होगा कि ग्रैटिट्यूड इज़ रियली आवर बेस्ट फ्रेंड, है ना। जब से ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में आया है, मतलब ज़िंदगी बहुत ही आसान सी भी लगने लगी है, बहुत ही रोमांच से भरी हुई लगने लगी है, बहुत ही ब्लेस्ड लगने लगी है, और बहुत ही प्यारी प्यारी लगने लगी है, जो शायद हमें इससे पहले नहीं लगती थी। लगता है ना ऐसा। तो बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना, वो नॉर्मल फ्रेंड नहीं होता है। नॉर्मल फ्रेंड मतलब कि हाँ, नॉर्मल फ्रेंड कभी भी बात की, कभी भी मिले जुले, नहीं। बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो स्पेशल होता है। हर कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, कोई कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। बेस्ट फ्रेंड बहुत सारे नहीं होते हैं, कोई स्पेशल वन होता है, एक या दो,
वैसे तो एक ही होता है बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है ना, एक ऐसी चीज़ है जो सच में हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरह है, कि वो जब तक हमारे पास है हमें बहुत अच्छा लगता है। जब तक हम उसके साथ, हम उसके कंपनी को एंजॉय कर रहे होते हैं और उसके साथ हर मोमेंट बहुत अच्छा लगता है, हर मोमेंट इंटरेस्टिंग होता है, हर मोमेंट में कुछ नया होता है ना। तो ये तो हम सब ने मान भी लिया है, जान भी लिया है और अपनी लाइफ में देख भी लिया है। आगे वो कह रही हैं, यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। तो जैसे हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है कि जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होता है, हम जब चाहें उसको मैसेज करें, जब चाहें उसे कॉल करें, रात को करें, सुबह करें, अगर हम अच्छा फील ना कर रहे हो तब भी हम अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर लेते हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हो तब भी अपने बातें उससे डिस्कस करते हैं, कभी भी उसको कॉल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होता है, तभी तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना। और वो कभी भी हम उसके सामने हिचकिचाते नहीं हैं और उसके सामने कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, सब कुछ ओपन होता है कि वो हमारे बारे में सब जानता है, हम उसके बारे में सब जानते हैं, उसके साथ हम खुल के बातें कर पाते हैं। और हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ कभी भी हमारा कोई कंपैरिजन नहीं होता है। मतलब एक होता है ना कि दूसरों के साथ तो हम जेलसी फील कर लेते हैं कि यार मैं अच्छी नहीं हूँ, वो बहुत अच्छा है ना। पर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कोई कंपैरिजन कभी भी नहीं होता है। अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वो कंपैरिजन होने लग जाए फिर बेस्ट फ्रेंड काहे का, फिर तो कोई फ्रेंडशिप ही नहीं है वहाँ पे, है ना। तो उसके साथ किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं होता है, ना वो हमें नीचा दिखाता है ना हम उसको नीचा दिखाते हैं। हम दोनों एक दूसरे को ऊपर उठाने पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो कभी हमें डिसअपॉइंट करता है, एक दूसरे की बातें सुन भी लेते हैं, डांट भी लेते हैं, रो भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं साथ में। और हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो हम पे डिपेंडेंट होता है। और एक होता है ना कि हमारा मन करता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड को हम हमेशा स्पेशल फील करवाएं, तो जितना हम उसके लिए करते हैं उससे अधिक वो चाहता है कि वो हमारे लिए करे। और बेस्ट फ्रेंड वाले ये जो केस होते हैं इसमें कोई गिवर टेकर नहीं होता है, दोनों ही गिवर होते हैं और दोनों ही टेकर होते हैं। और बेस्ट फ्रेंड जब आपकी लाइफ में आ जाता है ना, आपको और फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं होती है। वो 10 फ्रेंड्स एक साइड और आपका बेस्ट फ्रेंड एक साइड, कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। और मैं तो कहूँगी कि बेस्ट फ्रेंड का तो भाई अपना ही एक रोल होता है, अपना ही प्लेस होता है जो कि कोई ले ही नहीं सकता है। तो यही रॉन्डा बर्न हमें कह रही हैं कि जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वैसा ग्रैटिट्यूड है। आप देख लो अपनी ज़िंदगी में, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ ग्रैटिट्यूड आपका बेस्ट फ्रेंड है? अगर लगता है तो कमेंट में आप बताना मुझे। आगे वो कहती हैं कि जब ऐसा होता है ना तो ये जो ग्रैटिट्यूड है वो आपकी ज़िंदगी को एनरिच कर देता है। तो जब आप ऐसा फील करते हो, आप ये मानते हो, आपने अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसा देखा है तो आपने देखा होगा कि ये जीवन को और अधिक समृद्ध कर देता है और अधिक आपके जीवन को बेहतर खुशनुमा बना देता है। आगे रॉन्डा बर्न कह रही हैं, आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीज़ें कर सके। तो आइए अब जानते हैं कैसे हम ग्रैटिट्यूड पे और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और ज़्यादा लीन ऑन हो जाते हैं। मतलब निर्भर हो जाओ इस पे, चिंता मत करो, कुछ सोचो मत, ओवर थिंक नहीं करो, सेकंड थॉट कुछ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल लीन ऑन। तो जैसे कि जब कभी हम बस से जाते हैं या कभी हम गाड़ी में जाते हैं और ड्राइविंग कोई और कर रहा हो तो हमें भरोसा होता है ना कि जो गाड़ी चला रहा है उसको आती है गाड़ी चलाने। क्या हम कभी उसके पास जाके बार बार ये पूछते हैं, क्या हम कभी उस पर डाउट करते हैं कि उसको गाड़ी नहीं चलाने आती है? नहीं, हमें भरोसा होता है कि अच्छा वो चला रहा है ना, वो अच्छी गाड़ी चलाता होगा, उसके पास लाइसेंस होगा, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होगा। तो हम लीन ऑन हो जाते हैं, हम निर्भर हो जाते हैं कि ठीक है तुम चलाओ, हम पीछे सो जाते हैं। उसके पास जाके बैठ नहीं जाते हैं, उससे बार बार सवाल नहीं करते हैं कि तुम्हें आती है चलाने, नहीं आती है, अच्छे से चला लोगे, तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन तो पता है, कहाँ हम जा रहे हैं, तुम पहुँचा तो दोगे? नहीं, हम चुपचाप से बैठते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता है कि चला कौन रहा है। कई बार तो हम उनका फेस भी नहीं देखते हैं, हमें उनका नाम तक नहीं पता होता है, हमें उनकी क्वालिफ़िकेशन पता नहीं होती है, हमें ये नहीं पता होता है कि वो पर्सन कौन है, कहाँ से है, वैसे क्या करता है, फैमिली में कौन कौन है, हमें कुछ पता नहीं होता है। हम बस भरोसा करते हैं। तो वैसा ही
भरोसा आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, कृतज्ञता पे करना है और अपनी ज़िंदगी को लीन ऑन कर देना है इस पे, और देखना है कि ये आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा कैसे समृद्ध बना देगी। ठीक है, तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर को और अपनी ज़िंदगी के हर दिन को मैजिकल बना देते हैं। आगे रॉन्डाबन हमसे कह रही हैं, जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बेशर्त हम स्थिति को सुलझाने का तरीका मालूम ना हो। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में अचानक से छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं। तो कई बार हमने सोचा कुछ और होता है, प्लानिंग कुछ और की होती है दिन की, पर हो कुछ और जाता है। चलो, अचानक से आप कोई बुरी खबर सुन लोगे, या अचानक से आपको कोई काम आ पड़ेगा, अचानक से किसी और को आपकी हेल्प चाहिए हो और आपने कुछ और सोचा हो, तो आपको अपना काम छोड़ के वहाँ पे जाना पड़ सकता है। तो ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं जिनको कि सुलझाने की ज़रूरत होती है। तो होता ये है कि अब हम प्रिपेयर तो हैं नहीं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ भी ऐसा जब सामने आ जाता है तो कई बार ना हम बौखला जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि करें क्या, कैसे इस चीज़ को कोप अप करें, कैसे इस चीज़ से डील करें। तो जब समझ में नहीं आता है कि इन सिचुएशन से कैसे डील करें, तो यहाँ पे ये जो आज की टीचिंग है ना, ये हमें सिखाएगी कि कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। आगे रॉन्डाबन कह रही हैं, शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीज़ों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की ज़रूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते हैं। तो वो कह रही हैं कि हो सकता है आपकी समस्याएं ये हो कि आपके पास समय की कमी हो, है ना। तो आपने सुना होगा किसी के मुंह से, या हो सकता है आप खुद ही ये बोलते हो कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो अपने लिए टाइम नहीं है, मैंने वो शॉपिंग करने के लिए जाना था पर टाइम ही नहीं है, घर में इतने काम होते हैं या ऑफिस में इतने काम होते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बच्चे रोज़ बोलते हैं कि पापा पापा हमें ट्रिप पे लेके जाओ, संडे की छुट्टी वाले दिन भी टाइम नहीं होता है, ऑफिस का इतना काम होता है, पेंडिंग काम करने होते हैं, तो टाइम ही नहीं है घूमने जाने के लिए। या किसी फंक्शन में जाना हो, आप बोलते हो यार टाइम ही नहीं है, नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से ये जो आप बोलते हो ना कि टाइम नहीं है, तो इसका हो सकता है आप अभी इसी चीज़ से डील कर रहे हो कि आप कुछ करना चाहते हो पर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है ना। आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त समय ही नहीं है, आप इतने बिजी हो अपनी ज़िंदगी में, आप इतने बिजी हो अपने कामों में, आप इतने उलझे हुए हो। इसको ना मैं बिजी भी नहीं कहूँगी, इसको कहेंगे उलझे हुए। जिसके पास ना टाइम नहीं है, अगर मान लो किसी का ये कहना होता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, इट मीन्स उसने अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज ही नहीं किया, उसको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आता है। देखो, ये जो टाइम है ना, अगर आप अपने समय को ये बोलोगे ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप देखना पता नहीं कितनी बार हम ही बोल देते हैं, नॉर्मली हम बोल देते हैं, या आप इसको इस तरह से मान लो, कितनी बार तो हम अनकॉन्शियसली ये सब चीज़ें बोल रहे होते हैं। जैसे मान लो आपको किसी ने कुछ काम दिया, छोटा सा काम घर पे, है ना, आपको किसी ने बोला कि जाओ चाय बना के ले आओ, आप कहोगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी क्लास लगी है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कई बार ना हम ऐसे ही ये सब चीज़ें बोल रहे होते हैं, कुछ चेतना नहीं होती है इस चीज़ की कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं और बोलते बोलते ये हमारी ना आदत ही बन जाती है। आप इसको चाहे एक्सक्यूज़ मान लो कि एक्सक्यूज़ है हर चीज़ का कि यार टाइम नहीं है मेरे पास, या आप इसको मान लो कि एक मना करने की कोई तरीका ही बन गया है कि ये बोल दो कि यार टाइम नहीं है। तो ये बोलते बोलते ये ना एक अफर्मेशन ही हमने बना ली, और यूनिवर्स में हम ना यही चीज़ कमांड कर रहे हैं कि टाइम नहीं है। तो जब आप ये चीज़ इतनी बार बोल चुके हो, इतनी बार अफर्मेट कर चुके हो, तो वो चीज़ तो होगी। फिर आप बोलोगे कि यार 24 घंटे हैं, अब 24 घंटे में मैं क्या करूं, इतने से तो घंटे हैं। पर आप ये देखो कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास भी तो वही 24 घंटे हैं, वो तो अपने 24 घंटे का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। वो इन 24 घंटों में पता नहीं कितने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उनके पास भी तो वही सेम 24 घंटे हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा, टाइम तो सबके पास एक बराबर है ना। अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो सबके पास 24 घंटे हैं। फिर ऐसा क्यों है कि आपके पास टाइम की कमी है? आपके पास जो टाइम है
उसमें आपकी वो जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है ना। तो कहीं ना कहीं देखो कि गलती कहाँ है, हमारे ही भीतर है। ये जो टाइम को हम कोसते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि हम खुद ही अपने टाइम को खुद खराब कर रहे हैं, ये बोल बोल के कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये करना था, टाइम ही नहीं लगा, है ना, मैं क्या क्या करूँ, बच्चे मुझे टाइम ही नहीं देते हैं, मेरे पति मुझे टाइम ही नहीं देते हैं, या मेरे पेरेंट्स, मतलब कुछ भी। आप देखो टाइम के साथ ही हमारी कितनी कंप्लेंट्स चली होती हैं, कितनी ज़्यादा। तो जैसे कि रोंडा बर्न कह रही हैं हमें कि हो सकता है कि अब ना आप इस चीज़ से बौखला चुके हो, मतलब कि आप फेड अप हो चुके हो, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ना खुद के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, फ्री टाइम चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो आप अगर उनके पेरेंट्स से पूछोगे, चाहे उसकी मम्मी से पूछ लो चाहे पापा से पूछ लो, वो कहते हैं यार जब से बच्चा हमारी ज़िंदगी में आया ना, हमारे पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं है, रात को भी जागना पड़ता है। मतलब बच्चे जो होते हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं ना, तो बच्चा चाहता है कि उसके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो भी उसी की तरह हाइपर एक्टिव हो, उसकी जैसे एक्टिविटीज़ करते रहें, उसको हर बात पे रिस्पॉन्ड करते रहें। तो करना पड़ता है पेरेंट्स को उसके जैसे रिएक्ट, है ना। अब पेरेंट्स के अंदर इतनी एनर्जी होती नहीं है, तो वो कहते हैं यार मुझे बस ना शांति चाहिए, थोड़ा सा फ्री टाइम खुद के लिए चाहिए। तो हो सकता है कि आप अभी खुद के लिए फ्री टाइम चाह रहे हो सकता है आपकी विश लिस्ट में यही हो कि मुझे सुकून के 2 पल चाहिए, बोलते हैं ना कि सुकून के 2 पल मिल जाए बस। तो हो सकता है आप अपने लिए फ्री टाइम चाह रहे हो। तो अगर आपकी चाहत ये है तो क्यों नहीं भाई, हम आज की प्रैक्टिस में ये सीखते हैं कि कैसे आप खुद के लिए वो फुर्सत के पल निकाल सकें। ठीक है, ये जो आप हमेशा परेशान रहते हैं, बौखलाए रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं, चिंता में रहते हैं, भय में रहते हैं, मतलब ऐसे सोच में रहते हैं, बेफालतू की सोच में रहते हैं, अब आज इस प्रैक्टिस को करते करते ना ये एक रास्ता देख लेते हैं। और आपको हो सकता है कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हो सकता है ज़िंदगी में कई बार ऐसे चैलेंजेस आ जाते हों कि आपको पता ही ना चले कि रास्ता क्या है बाहर निकलने का, दिख ही नहीं रहा हो कुछ रास्ता। तो आज की जो प्रैक्टिस है उससे हम ये सब चीज़ें से बाहर आ जाएंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं, चैप्टर क्या कहती हैं रोंडा बर्न। तो वो कहती हैं कि हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे समस्याओं में हम उलझे हुए होते हैं कि हम ना उसमें उलझे हुए रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे इसको सॉल्व करें, हमें कोई सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार ना हमारी अगर कोई चीज़ खो जाए, है ना, और हम उसको ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है, तो कितना ज़्यादा टाइम हम उसमें लगा देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि चीज़ कोई नहीं खोई होती है, वो खुद ही खोए होते हैं, खुद ही अपने ख्यालों में इतने डूबे हुए होते हैं कि पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे बीत गया, अपने ही ख्यालों में डूबे हुए हैं। ऐसा होता है ना कि उलझे हुए से लोग कन्फ्यूज्ड, खुद ही कन्फ्यूज्ड हैं, पता ही नहीं चल रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा ही काम ना क्यों, उसको करने में ही उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो। क्यों? क्योंकि वो खुद ही खोए हुए हैं। कई बार हमें खुद को ही पता नहीं होता है कि क्या रास्ता देखें, अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे हुए होते हैं कि सुलझने का कोई रास्ता ही ना दिख रहा हो। होता है ना कई बार ऐसा, और फिर हम कहते हैं कि यार किस्मत साथ नहीं दे रही है, और फिर हम वो भाग्य वाली बातें करने लग जाते हैं कि अपने भाग्य में तो ये है ही नहीं, किस्मत में तो ये है ही नहीं, है ना, इस तरह की बातें, फिजॉल्फी और इस तरह की बातें, वही ब्लेम गेम। तो हम इंसानों की एक फितरत है, एक गेम ना हम सबको बहुत पसंद होता है, ब्लेम गेम खेलना, है ना। अगर हमें कोई भी ना मिले ना ब्लेम करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली हम दूसरों पे ब्लेम डालते रहते हैं कि इसकी वजह से ये नहीं हुआ, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से आज मैं उस कंडीशन में हूँ जिसमें हूँ, और बहुत दयनीय कंडीशन है मेरी, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया है। या कई बार ऐसा होता है कि हम अगर हमें कोई पर्सन ना मिले ब्लेम करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि किस्मत पे, एक किस्मत नाम का वर्ड होता है हमारी ज़िंदगी में, उस पर ब्लेम डालते रहते हैं कि यार किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत तो फूटी हुई है, ऐसा है वैसा है, भाग्य ऐसा है। अगर भाग्य वगैरह भी यूज़ ना करना हो वर्ड, तो डायरेक्ट आ जाते हैं भगवान पे कि भगवान की पता नहीं क्या दुश्मनी है अपने साथ, कि वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हमारे लिए टाइम नहीं देते हैं, हमें इतनी समस्याओं में उलझाए हुए रखते हैं।
इस तरह से कुछ भी बोल देते हैं हम। अब बोलना तो है ना किसी पे तो वो ब्लेम डालना है, पर खुद कुछ काम नहीं करना है। पर आज की प्रैक्टिस जो है वो हमें ये भी बताएगी कि अपनी ज़िंदगी के उन 24 घंटों को कैसे यूज़ करना है। ये जो हम खोए हुए रहते हैं ना, आज वहाँ से बाहर निकलना है। तो रोंडा बहन कह रही हैं कि हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर। और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी ज़रूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हों क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते हैं और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझने के बजाय परिस्थितियाँ बिगड़ती नज़र आ रही हों। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी की ज़रूरत होती है, जैसे कि मान लो हम खोज रहे हो सकता है हमें हेयर कटिंग करवानी हो बहुत अच्छी सी बढ़िया सी, तो हम किसी हेयर ड्रेसर को ढूंढ रहे हो सकता है कि आपके घर में जो काम करते हो है ना, हेल्पर हो, वो चले गए हो छुट्टियों पे, तो आपको नया हेल्पर चाहिए हो सकता है कि आपको नई मेड चाहिए हो, नए हेल्पर चाहिए हो सकता है कि आप की कोई कंपनी हो सकता है कि आपको नए एम्प्लॉयज़ चाहिए हो, ठीक है, आप किसी की हायरिंग कर रहे हो सकता है कि आपको कोई पालतू पशु चाहिए हो सकता है कि किसी का सपना हो कि वो कुत्ता बिल्ली कुछ भी ऐसे पाले, तो वो हो सकता है कि वो अपने फेवरेट ब्रीड वाले डॉग को ढूंढ रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि आप मेडिकली किसी ऐसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढ रहे होते हैं कि जो आपका इलाज अच्छे से बढ़िया से करे। कई बार ऐसा होता है ना, थक गए होते हैं डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के, तो आप सोच रहे होते हैं कि कोई ऐसा अच्छा सा डॉक्टर मिले जिसके पास जाके मुझे सुकून मिल जाए। एक होता है ना कि जिसको मेरी एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है वो डायग्नोस कर ले। हो सकता है आप बहुत डॉक्टर्स के चक्कर लगा चुके हो तो आप एक अच्छा आदर्श डॉक्टर चाहते हो, या हो सकता है कि किसी की शादी आई हो तो वो किसी मेकअप आर्टिस्ट को हायर करना चाहती हो मेकअप के लिए, तो अच्छा मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ रही हो। या हो सकता है कि आप अपने बच्चे की एडमिशन करवाने वाले हो और कोई अच्छा सा बढ़िया सा स्कूल ढूंढ रहे हो। तो ऐसे मान लो कि जो भी आपके रोज़मर्रा के कुछ काम होते हैं जिनको आप ढूंढ रहे हो, मतलब जिसमें आप बेस्ट चाहते हो पर आपको मिल नहीं रहा है अभी तक वो, पर आप चाहते हो। तो एक सिचुएशन ये है कि आप ढूंढ रहे हो पर आपको अभी तक मिला नहीं है, या एक सिचुएशन ये है कि कोई ऐसा काम है आपकी ज़िंदगी में जिसको आप बहुत काफ़ी टाइम से प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, ठीक है, करते जा रहे हो, रोज़ कल कल पे डाल रहे हो पर कर नहीं रहे हो। या हो सकता है कि आपको आपके किसी बड़े ने कोई काम करने को कहा है, जैसे मान लो आपके बॉस ने आपको कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने को कहा हुआ हो और आपको वो काम करना पसंद ना हो पर आपको करना पड़ेगा वो। तो हो सकता है आपको उसको करने में एक होता है ना कि पसंद नहीं है पर करना पड़ेगा मन मार के, तो आपको उसको करने में आलस सा आ रहा हो। या हो सकता है कि कोई ऐसा केस हो जिसमें आपको पता ही ना हो कि कैसे रिस्पॉन्ड करूँ मैं। कई बार ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में इतनी उलझनें होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे इससे बाहर निकलें, एक या वो वाली सिचुएशन हो आपकी ज़िंदगी में। या हो सकता है कि आपका किसी के साथ कोई खटपट ऐसी चली हो जिसमें कि आप रिश्ते को सुलझाने की कोशिश तो कर रहे हो पर सुलझाते सुलझाते उसमें और उलझ जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ बिल्कुल मेस्ड अप हुई होती है, तो ऐसे सोच लो कि ये वही वाले कंडीशन है। और उसमें आज रोंडा बन हमें बता रही हैं कि कैसे अगर ऐसी कोई भी आपको कि आपकी सिचुएशन जो है वो बिगड़ती हुई आपको नज़र आ रही है ना, तो अब आज की जो प्रैक्टिस है वो आपको बताएगी कि कैसे आपको इससे बाहर निकलना है। आगे रोंडा बन हमसे कह रही हैं कि यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोज़मर्रा की किसी भी प्रकार की छुटमुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस ये चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज़ की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो रोंडा बहन कह रही हैं ये जो आज की प्रैक्टिस है मैजिकल टू डू लिस्ट बनाने वाली, आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की छुटमुट समस्याएं, जो भी छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, हर दिन आती रहती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, तो घबराना नहीं है। जब आपको पता ना हो कि क्या करना है, बस आप ये चाहते हो, एक होता है ना कि हमें नहीं है पता कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, बस हमें चाहिए कि हम इससे बाहर आ जाएं। वो वाली सिचुएशन होती है ना कई बार। तो आप जब ये प्रैक्टिस करोगे आप ना दंग रह जाओगे, आप ये शॉक्ड रह जाओगे कि कैसे हुआ कैसे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स निकले। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप
दंग रह जाओ अपने ऐसे परिणामों को देख के जिनको आप हमेशा से चाहते हो कि आप इन उलझनों से बाहर निकलो, पर पता नहीं है कि कैसे उलझनों से बाहर निकलना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस तरह से दंग रह जाएं रिजल्ट्स को देखते हुए, तो आइए इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो आगे रॉन्डाबन कह रही हैं, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। तो वो कह रही हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड के पावर को ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मिला देते हो, तो जब भी हम द सीक्रेट बुक पढ़ते हैं या द सीक्रेट मूवी देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सिंपली यही कहता है ना कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, पर सिर्फ यही नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ना बहुत डीप है, इतना डीप कि कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसी नई नई चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं या पता चलती हैं। हमें लगता है यार मैं तो 2 साल से या 3 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती हूँ, मैं तो अब तक ये सोचती थी पर ये तो कुछ और निकला, है ना। वही होती हैं चीज़ें, तो वही हैं। अब लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, तो वो तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो चेंज होगा, वही है। पर कई बार हमें समझ में नहीं आया होता है, कई बार हमें नई तरह से कई बार सृष्टि हमें नए तरीके से ये समझाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो रॉन्डाबन कह रही हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कंबाइन कर देते हो तो लोगों को, सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को, इवेंट्स को, हर किसी को रीअरेंज्ड होना पड़ता है। जो चीज़ें अभी तक आपकी ज़िंदगी में चलती आ रही थी, ठीक है, मान लो चलती आ रही हैं, बहुत टाइम हो गया, बहुत सालों से आप वैसे ही देख रहे हो, आप पिछली सारी प्रैक्टिसेस करते करते आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि जो चीज़ें भी आपको ऐसे लगती थी ना कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, हर किसी को फिर से वैसे काम करना पड़ेगा जैसे आप चाहते हो, अरेंजमेंट वैसी हो जाएगी जैसे आप चाहते हो। और वो साथ में ये भी कह रही हैं कि आपका ना तो ये काम है कि ये कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरह से होगा, कब होगा, है ना। ये सोचना, ये लॉजिकल माइंड ये जो बहुत क्वेश्चंस करता है, अरे नहीं आज तक तो हुआ नहीं, अब कैसे होगा, आज तक तो वो चीज़ मिली नहीं, अब कैसे मिलेगी। अगर आप ये सोचते रहोगे तो होगा ये कि वो होगा ही नहीं, ठीक है, काम ही नहीं होगा आपका। इसलिए आपका काम है बस वर्तमान में अपनी इच्छा के, इसलिए आपका काम है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अपनी इच्छा के पूरा होने पर जितने आप कृतज्ञ होंगे, जब आपकी वो जो विश है वो पूरी हो जाएगी, फिर आप ग्रैटिट्यूड में आ जाओगे ना, आप अच्छा फील करोगे। तो जब आप तब फील करोगे वैसा आपको अभी फील करना है जैसे वो हो चुकी है, तो वो फील करो और फिर देखो जादू कैसे आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो आगे रॉन्डाबन हमसे कह रही हैं कि आपको एक रिटन टू डू लिस्ट तैयार करनी है आज। तो किसी शांत सी जगह पे बैठ जाना कॉपी पेन लेके, और जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आज हैं जिनको आप करना चाहते हो या सुलझाना चाहते हो, तो आपने उस लिस्ट में वो सारी चीज़ें लिख देनी है। और लिस्ट का टाइटल देना है द मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्यसूची। देखो टू डू लिस्ट तो हम वैसे भी बनाते थे, है ना, बनाते आ रहे हैं, पर इसमें मैजिकल भी साथ में लगा देना, बिकॉज़ अब हम मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैजिकल टू डू लिस्ट होगी ना, जिसमें कि हम उन कामों को लिखेंगे भी और होते हुए देखेंगे भी। तो आपने क्या करना है कि एक टू डू लिस्ट तैयार करनी है आज, और उसमें वो सारे काम लिख देने हैं, वो सारे काम जो भी आज आपको प्रेजेंट में जिसकी वजह से आप नेगेटिव फील कर रहे हो या जिसकी वजह से आप चैलेंजेस फील कर रहे हो, है ना, आपको सारे काम लिख देना है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। और ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो कि हमारे पास समय नहीं है, इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं कि टाइम की कमी है, पेंडिंग चले हुए हैं कुछ काम, या कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जिनको करना हमें पसंद नहीं होता है, पर हमें पता है कि वो करने ही पड़ेंगे, पसंद नहीं है पर करने ही पड़ेंगे, तो वो काम भी आप उसमें लिख सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफ ना पूरी तरह से मेस्ड अप हुई होती है, कि अगर हम लाइफ के एरियाज़ को देखें कि चलो हेल्थ वाला एरिया देखते हैं तो वहाँ पे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, अगर मनी एरिया देखेंगे तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम निकल जाएगी, रिलेशनशिप में देखेंगे तो हो सकता है किसी के साथ खटपट चल रही हो,
अगर जॉब वाला एरिया देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पे भी कुछ ऊपर नीचे चला हो। तो अपनी लाइफ के सारे एरिया को चेक करो, और जहाँ पे भी आज आपको लगता है कि हाँ कुछ उलझा हुआ है और उसको सुलझाने की ज़रूरत है, कुछ काम करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जो इसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को अपनी टू डू लिस्ट में लिख दो। अब देखो, हर किसी की अपनी अपनी टू डू लिस्ट बनेगी, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग है, सबकी ज़िंदगी में चैलेंजेस अलग अलग हैं। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपको याद आ रहा है, ठीक है, जो भी याद आ रहा है, और जितनी लंबी आपको लिस्ट बनानी है बना लो लिस्ट, ठीक है। हो सकता है कि किसी की लिस्ट में 10 चीज़ें हों, किसी की में 20 हो सकती हैं, किसी की में 5 हो सकती हैं, तो सबकी अपनी अपनी बनेंगी। तो आपने क्या करना है कि अच्छा लिस्ट बना ली, एक बार पूरी तरह से लिस्ट तैयार कर ली। अब आपने क्या करना है कि लिस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उनमें से 3 चीज़ें पिक करनी है। 3 ऐसी चीज़ें पिक करनी हैं जो कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टाइम, ठीक है। प्रायोरिटाइज़ करना है, मतलब जो भी अभी आपकी लाइफ में प्रायोरिटी पे हैं कि पहले इन 3 चीज़ों पे काम करता हूँ, वो वाली 3 चीज़ें चूज़ करनी है, और फिर अपना सारा फोकस सिर्फ उन 3 चीज़ों पे लेके जाना है। बाकी लिस्ट चाहे जितनी लंबी हो, उन बाकी चीज़ों को भी लिखा है तो लिखे रहने दो, पर 3 चीज़ें टॉप में चूज़ कर लो कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको रिजॉल्व करना अभी आज बहुत ज़रूरी है। तो उन 3 चीज़ों को पिक करो कि अच्छा ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि अगर वो चीज़ें हो जाए ना तो आधी चीज़ें तो वैसे रिजॉल्व हो जाती हैं। और तो उन 3 चीज़ों को पिक करो और फिर अपना फोकस उन पे ले आओ। फिर आपने क्या करना है, इमेजिन करना है, और हर एक चीज़ पे, ठीक है, जो भी आपने 3 चीज़ें पकड़ी हुई हैं उन तीनों पे एक एक करके काम करना है, ठीक है। पहले आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट में बहुत लंबी लिस्ट बना दी, जितने भी आपकी लाइफ में अभी करंट चैलेंजेस चले हुए सब लिख लिए, ठीक है। उनमें से भी 3 चूज़ किए। फिर 3 में से भी आपने क्या करना है, एक टाइम पे एक पकड़ना है, एक टाइम पे एक, बारी बारी से सब पे काम करना है। तो करना क्या है कि आपने अब पहले देखो लाइफ में क्या चला है अभी, ठीक है। ऑब्वियसली आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो उस एरिया में कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आज अंधकार है पर मुझे वहाँ पे रोशनी लेके आनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि चीज़ें लिख ली। अब जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं आज, ऑब्वियसली वहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। तो अब आइडियल सिचुएशन को देखो कि आप चाहते क्या हो। अभी जो है वो ऑब्वियसली आपका मनचाहा नहीं है, वो अनचाहा है। तो अपने मनचाहे के बारे में सोचो कि अगर ये आज ऐसा है तो मैं ऐसा चाहता हूँ। उसकी आइडियल सिचुएशन को सोचना शुरू करो और फिर उस पर काम करो। उस पर आपने अपना फोकस देना है कि मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, है ना, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, आपको पता है उसके लिए प्रेजेंटेशन बनानी है, कुछ रिसर्च डाटा है जो कि आपको कलेक्ट करना है, और आप उसमें ना मतलब हो सकता है कि आपको वो काम करना पसंद ना आ रहा हो, आपका इंटरेस्ट का काम ना हो, पर आपको पता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए सब करना ही पड़ेगा। तो आपने चूज़ कर लिया कि अच्छा आज ना ये काम निपटा ही देता हूँ, क्योंकि अगर ये काम निपटा दूंगा तो प्रोजेक्ट का काम ईजी हो जाएगा, प्रोजेक्ट करना ईजी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो गई, ठीक है। तो आइडियल सिचुएशन क्या थी कि जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ काम था, जो अभी तक आप काम प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, आप उसमें इमेजिन करो कि आज आपने वो काम कर लिया। आज आपका काम वो बहुत खुशी खुशी हैप्पीली, बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत अच्छे वे में आपने वो काम कंप्लीट कर लिया। और जब काम कंप्लीट कर लिया तो आह वाली फीलिंग आती है ना कि वाह, है ना, रिलैक्स हो जाते हो शाम को आके कि वाह ये काम हो गया, मतलब इतना बड़ा बोझ था सर पे, कंधों पे, वो सारा आज दूर हो गया। तो वो चीज़ आप यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपने इमेजिन करनी है। सेम मान लो कि आपको कहीं पे शॉपिंग के लिए जाना है, ठीक है, घर में कोई फंक्शन आया है जिसके लिए आपको शॉपिंग करनी है और आप उसको बहुत दिनों से टाल रहे हो, मान लो टाल रहे हो। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से उस चीज़ को जा के ढूंढ रहे हो पर आपको मिल नहीं रही हो वो, तो आप वो भी इमेजिन कर सकते हो कि आज फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई। आज वो चीज़ मिल गई ना, अब मेरी आगे की बहुत सारी चीज़ें उसी से रिजॉल्व हो गई, ठीक है। जैसे कि मान लो अब लड़कियों के केस में एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कोई शादी आई है, ठीक है, फंक्शन है घर पे, तो अभी तक ड्रेस ना फाइनल नहीं हुई है, जैसी ड्रेस चाहिए थी ना वैसे मिल नहीं रही है, ठीक है। ऑनलाइन पे भी देख लिया या वैसे भी देख लिया। अब आपको लगा कि ठीक है ऐसा करती हूँ ना, कपड़ा खरीदती हूँ खुद और उसको डिज़ाइन करवाती हूँ। तो आप उस कपड़े की तलाश कर रहे हो पर आपको या तो वैसे फैब्रिक में कपड़ा नहीं मिल रहा है या जैसे आप चाहते हो उस कलर में नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप सोच रहे हो कि मतलब आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए पर आपके वो एक होता है ना कि मन वाली चीज़ नहीं हो रही है, मन चाही चीज़ नहीं हो रही है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आज आप गए,
आपने कपड़ा भी खरीद लिया, आप जिसके पास स्टिचिंग करवाने के लिए देने वाले हो, जैसा देने वाले हो वो आपने दे भी दिया। अब कुछ दिनों बाद आपको वो ड्रेस मिल जाएगी। ओके, तो अब क्या होता है कि अब ड्रेस खरीद लेना, उसके बाद उसके साथ मैचिंग ईयरिंग, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी लेना, मैचिंग सैंडल लेना, शूज़ लेना, वो सब चीज़ें भी तो आगे होती है ना। फर्दर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक जगह पे अटकी हुई थी। ड्रेस के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अब आगे करनी है। बैग, उसके साथ मैचिंग देखना, या बाकी जो भी आपको देखना है ना। अच्छा, एक जो मेन ड्रेस थी वो फाइनल होगी, अब आप दूसरे पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई थी और जो आपको कहीं ना कहीं बोझ दे रही थी। किसी को हो सकता है सुन के ऐसा लगे कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं जो बोझ देती हैं, बट नहीं होता है ना ऐसा। एग्री करते हो ना कि ऐसा होता है। तो ऐसी जो भी चीज़ें आपकी अटकी पड़ी हैं, जिससे आपको लगता है कि अच्छा आज ये हो गया ना काम, तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही पूरी हो जाएंगी। तो आप उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। अब आपने क्या इमेजिन करना है, उसकी आइडियल सिचुएशन। ठीक है, कि आइडियली अगर वो चीज़ हो जाएगी, मेरे मन मुताबिक हो जाएगी, तो उसके बाद क्या सा फील होगा, मुझे बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद जब वो चीज़ हो जाएगी तो मन से थैंक यू निकलेगा ना, शुक्रिया शुक्रिया, वो दिल से थैंक यू जो शुक्रिया निकलेगा। अब उसके बारे में सोचो कि हाँ वो चीज़ हो चुकी है और अब आप दिल से थैंक यू बोल रहे हो। तो आपने क्या करना है, जो भी चीज़ें आज आपने आज के दिन के लिए 3 चीज़ें प्रायोरिटाइज़ की हैं, एक एक करके एक चीज़ को पकड़ना है। कम से कम आपको 1 मिनट के लिए एक चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, कम से कम 1 मिनट, ऐसा नहीं करना है कि हाँ सोचा और तो 1 मिनट तो कम से कम एक चीज़ पे फोकस करना ही करना है। ओके, और फोकस क्या करना है, उसकी आइडियल सिचुएशन को, और बिलीव करना है, विश्वास करना है कि जैसे वो हो चुकी हो, और अंदर से जो ग्रैटिट्यूड आएगा ना कि जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी, जो अभी तक आपको भारीपन दे रही थी, जब वो चीज़ हो जाएगी तो कितना हल्का महसूस करोगे, तो अंदर से ग्रैटिट्यूड निकलेगा। वो सब चीज़ें आपने इमेजिन करनी है। ओके, तो जैसे एक चीज़ के लिए कर लिया, उसके बाद सेकंड चीज़ पे आ जाओ। 1 मिनट के लिए उसके लिए इमेजिन करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। सेकंड चीज़ भी हो गई, फिर थर्ड चीज़ पे आ जाओ। 1 मिनट का टाइम दो, इमेजिन करो आइडियल सिचुएशन, सेम वही प्रैक्टिस करनी है। तो सेम वही बिलीव करना है जैसे हो चुका है, और ग्रैटिट्यूड को फील करना है। तो ये आज आपने करना है। तो यही है आज की हमारी मैजिकल टू डू लिस्ट वाली प्रैक्टिस। और इस तरह से आप क्या करोगे, अपने आज को संवार लोगे। और अगर आज संवर जाएगा तो कल संवर जाएगा, हफ्ते संवर जाएंगे, और देखते देखते हफ्ते संवर जाएंगे, महीने संवर जाएंगे, साल संवर जाएंगे, और ऐसे ही करते ज़िंदगी संवर जाएगी। तो सबसे पहले जो छोटी इकाई है उसको पकड़ो। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट पे काम करो, जो कि है आज का दिन। आज के दिन को अच्छे से जी लो, हल्के होके जी लो, खुशी खुशी जी लो, और देखते ही देखते ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। आगे रोंडा बैन कह रही हैं, याद रखें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, दैट मीन्स व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर द सॉल्यूशन एज दो यू हैव दैम, you will attract everything you need in your life to resolve the situations। अगर आज आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हो कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी ज़िंदगी में कोई बात नहीं, चैलेंजेस आते हैं पर मुझे सॉल्यूशन भी साथ साथ में मिल जाते हैं, मुझे पता होता है कि इनको रिजॉल्व कैसे करना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हो कि आपके पास समाधान है, और ऐसे फील करते हो जैसे वो अभी इसी वक्त आपके पास है, तो जो भी सिचुएशन होगी जो कि उसको सुलझा देगी, वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो रोंडा बैन हमसे कह रही हैं कि हमें समाधान का चुंबक बनना है, ऐसा चुंबक, ऐसा मैग्नेट बनना है जो कि अपनी ओर सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करे, ना कि प्रॉब्लम्स को। इसलिए हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है सॉल्यूशंस के लिए, जैसे कि वो रिजॉल्व हो चुके हैं, और जब आप ऐसा करोगे आप ऑटोमेटिकली उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लोगे। और साथ ही साथ में रोंडा बैन कह रही हैं कि ये जो आज का जादुई अभ्यास है, जो मैजिकल प्रैक्टिस है आज की, इसको और अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए मैं अपनी बेटी के जीवन का एक किस्सा आपको सुनाती हूँ कि कैसे उसने इस प्रैक्टिस को यूज़ करके अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित किया था। आगे रोंडा बैन अपनी बेटी की स्टोरी बताती हैं। तो वो कह रही हैं, एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं।
उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। तो यहाँ पे रोंडा बायन आज की प्रैक्टिस को समझाने के लिए अपनी बेटी के साथ, उनकी बेटी के साथ जो एक घटना घटी थी उसके बारे में बता रही हैं कि कैसे उनकी बेटी ने आज की प्रैक्टिस को यूज़ करते हुए अपना खोया हुआ वॉलेट वापस पाया था। तो हुआ ये था कि उनकी बेटी कहीं पे गई होंगी, तो जब वो वापस आई और अपना वॉलेट देखा तो उनके पास वॉलेट नहीं था। फिर जैसे कि हम करते हैं कि जहाँ जहाँ हम लास्ट टाइम गए थे या आसपास के घरों पे पूछना, वो सब उन्होंने किया कि जितनी वो कोशिश कर सकती थी। जैसे जिस टैक्सी में वो आई थी वहाँ पे भी पता किया, हर जगह पता किया कि क्या कहीं पे क्या कहीं किसी को उनका वॉलेट मिला है, पर कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। तो आगे रोंडाबन कहती हैं, मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीज़ें थीं, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फ़ोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी। तो देखो रोंडाबान कह रही हैं कि उसकी उनकी बेटी के वॉलेट में जो जैसे नॉर्मली हमारी जो भी चीज़ें रहती हैं कि जैसे बैंक क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स वगैरह, या ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ कैश, वैसी वैसी चीज़ें थी। पर उनकी बेटी को इस बात की चिंता थी कि उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिस पे उनकी बेटी का नाम हो या एड्रेस वहाँ पे बताया हो कि ये है। तो क्या होता है ना, कई बार अगर किसी को मिला भी हो तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि ना तो उस पर उनकी बेटी का कुछ नाम, अता पता कुछ भी नहीं था, उस पर ना फ़ोन नंबर था, कुछ भी नहीं था। तो उनकी बेटी को ये चिंता सता रही थी कि अगर किसी को मिल भी जाएगा तो वो मुझसे कांटेक्ट कैसे करेगा, क्योंकि वॉलेट में ऐसी कोई चीज़ है नहीं। और उनकी बेटी कहीं बाहर दूसरे देश में गई होंगी तो उनके पास ऐसा कोई मतलब एक होता है ना कि कुछ टाइम के लिए गई थी तो उनके पास ऐसा कोई नंबर, फ़ोन नंबर भी नहीं था कि जिससे कोई उनसे कांटेक्ट कर सके। तो आशा की कोई किरण उनकी बेटी को नहीं दिख रही थी कि अगर किसी को ये मिल भी जाए तो वो कांटेक्ट कैसे करेगा मुझसे। आगे वो कहती हैं, लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे ज़बरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज़ दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। तो जैसे कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल दिख रही थी सिचुएशन कि कैसे उनके पास वो वॉलेट वापस आएगा, क्योंकि कांटेक्ट के लिए कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस वॉलेट में कि कोई उनकी बेटी से कांटेक्ट कर सके। तो ये जो एक असंभव दिखने वाली सिचुएशन थी उसमें अब उनकी लड़की ने क्या किया, अब उनकी बेटी ने क्या किया कि वो आराम से शांति से बैठ गई, आंखें बंद कर ली और विजुलाइज करने लगी जैसे उसका वॉलेट उसके हाथों में है और वो वॉलेट ओपन कर रही है। जब वो वॉलेट को ओपन करके अंदर सामान दिख रही है तो सारी चीज़ें जैसे थी वैसे सब कुछ अंदर है और वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रही है। अब देखो इसमें क्या किया, जैसे कि हमने आज की टू डू लिस्ट में देखा था कि हमें एक एक चीज़ को पकड़ना है, कम से कम 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है अपनी आइडियल सिचुएशन को। तो उनकी बेटी आइडियल सिचुएशन को देख रही है कि उसके हाथों में वो वॉलेट है, उसको वो वॉलेट मिल चुका है और अंदर सारा सामान है। ऐसा भी नहीं है कि अंदर सामान नहीं है, अंदर सारा सामान है। और जब उसको वो मिल गया और जब अब और मानो कि जैसे उसको जब वो मिल जाएगा तो कैसे ग्रैटिट्यूड निकलेगा ना मन से, तो वो उसको फील कर रही है, वो उस ग्रैटिट्यूड को अभी अभी फील कर रही है वो। आगे रोंडाबन कह रही हैं, पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। अब जब भी पूरे दिन में जब जब उनकी बेटी को अपने वॉलेट के बारे में ध्यान आ रहा था, उसकी याद आ रही थी, ध्यान आ रहा था, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बस ये विजुलाइज़ कर रही थी कि जैसे वॉलेट उसको मिल गया है, उसके हाथों में है। और वो उस हैप्पीनेस को, उस ग्रैटिट्यूड को अभी फ़ील कर रही थी कि जैसे जब
वॉलेट उसके पास लौट आया है तो कैसा फ़ील होगा, वो उस चीज़ को फ़ील कर रही थी। उसने ज़रा भी नेगेटिविटी नहीं शो की। तो देखो हुआ क्या कि वो नेगेटिविटी नहीं दे रही थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो इमेजिन कर रही थी आइडियल सिचुएशन को और उसके लिए ग्रेटफुल हो रही थी। तो आगे रौंडाबन कहती हैं कि उस रात उसके पास एक किसान का फ़ोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फ़ोन घनघनाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। तो हुआ क्या कि अब देखो हुआ क्या कि उस दिन, अब पूरा दिन तो उस उनकी बेटी वो विजुलाइज करती रही। जब जब उसको ध्यान आ रहा था वो सिर्फ विजुलाइज कर रही थी अपनी आइडियल सिचुएशन को। हुआ क्या कि उस दिन रात को उनकी बेटी को एक फ़ोन आया, एक किसान का फ़ोन आया जो कि दूर रहता था, 100 मील दूर रहता था, और उसने बताया कि वॉलेट उसके पास है। हाँ, और उसने ये भी बताया कि वो जो वॉलेट है वो सुबह सुबह सड़क पर उसे मिला था, और वो भी मेरी बेटी, और वो भी उनकी बेटी के घर के ठीक बाहर। तो जब किसान ने देखा कि किसी का वॉलेट पड़ा है तो वो उसको देखने लगा कि अच्छा वापस कर देता हूँ। तो कांटेक्ट करने के लिए जब वो उसमें चीज़ें ढूंढने लगा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने बहुत कोशिश की कि ये पता करने के लिए वॉलेट किसका है, बहुत फ़ोन नंबर, और उसने बहुत कॉल्स भी की ताकि जो भी इस वॉलेट का ओनर है उसको ये वॉलेट मिल जाए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब वो मतलब उसने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, पर जब उसको कोई नहीं मिला तो उसने गिव अप कर दिया और उस वॉलेट को लेकर अपने खेत में चला गया। आगे वो कहती हैं, लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फ़ोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फ़ोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फ़ोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फ़ोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ़ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। तो अब जैसे कि रौंडाबान ने बताया था कि जब किसान ने बहुत ढूंढा कि ओनर कौन है, वो पता करता रहा, फ़ोन करता रहा, आगे पीछे पूछा भी होगा लोगों को, पर जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने क्या किया कि गिव अप कर दिया, कोशिश छोड़ दी और बाकी वॉलेट लेकर खेत चला गया। पर खेत में जब वो काम कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो उसे ना बार बार वॉलेट का ख्याल आ रहा था। और कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हम गिव अप कर चुके होते हैं, फिर हमें लगता है नहीं यार एक बार कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता किसी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें हो, है ना, कोई इसे ढूंढ रहा हो। तो वो होता है ना कि काइंड हार्ट पीपल जो होता है वो सोचने लग जाता है कि नहीं नहीं एक बार आखिरी कोशिश कर देता हूँ। तो उस किसान ने फिर से उस वॉलेट को खोला, टटोला उसमें कि चलो कुछ क्लू मिलता, कि चलो कोई क्लू मिल जाए, कोई क्लू ऐसा मिल जाए जिससे कि मैं इसके ओनर तक पहुंच पाऊँ। तो उसे बाद में ना एक पर्ची मिलती है जिस पर ना एक व्यक्ति का नाम लिखा था, और वो ना और जिस पे एक व्यक्ति का नाम लिखा था। तो उसने डायरेक्टरी पे सर्च किया और उस सरनेम वाला एक ही नाम था जो कि रौंडाबाइन की बेटी के पिता का फ़ोन नंबर था। तो उसने वो फ़ोन नंबर घुमाया और इस तरह से उसका कांटेक्ट रौंडाबाइन की बेटी से हो गया और उसने बाद में वो वॉलेट वापस भी कर दिया। अब देखो ऐसा कैसे हुआ कि जो किसान था उसके मन में फिर से आया कि मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। अब उसको कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमें क्या पड़ी हुई है, जिसका होगा खुद ढूंढ लेगा, है ना, खुद मेरे पास आ जाएगा। कई बार हम सच में गिव अप कर देते हैं, पर उसको बार बार ध्यान भी आता रहा और उसने ढूंढा भी, उसने डायरेक्टरी में सर्च भी किया कि अच्छा कि देख लेता हूँ एक बार सर्च करके इस सरनेम से, और उसको मिल भी जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो रौंडाबाइन की बेटी है वो 100 मील दूर बैठ के बस अपने वॉलेट के बारे में पॉजिटिव ही सोच रही थी, अच्छा सोच रही थी, सिर्फ गुड फीलिंग पॉजिटिव फीलिंग्स ही दे रही थी, विजुलाइज कर रही थी अपनी आइडियल सिचुएशन को। अगर वो बैठ के ऐसे सोचती कि हाय हाय किसी ने उठा लिया होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो चोरी कर ली होंगी, कैश चुरा लिया होगा, कौन वापस करेगा, है ना, यहाँ तो सब चोर हैं, वो तो जगह ही सेफ़ नहीं है, इस तरह से अगर वो
नेगेटिव फीलिंग्स रखती, नेगेटिव चीज़ें बोलती, कंप्लेन करती, तो शायद किसान के मन में दूसरी बार कभी भी ऐसा नहीं आता कि मैं एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, या कभी भी उसको वो वॉलेट नहीं मिलता। रोंडामैन की बेटी पॉजिटिव थी, अपने मन मुताबिक चीज़ें विजुलाइज कर रही थी, तो उसको वो वॉलेट मिला। अगर वो बिल्कुल अपोजिट करती, नेगेटिव होती, है ना, कंप्लेन करती, तब उसे ये नहीं मिलता। और आगे वो ये भी कहती हैं कि इस घटना के बाद जब भी उन्होंने डायरेक्टरी असिस्टेंट को फ़ोन किया, है ना, तो वहाँ से हमें उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स मिला कि माफ़ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है, कि सॉरी देयर इज़ नो लिस्टिंग फॉर दैट नेम। मतलब उनको आज तक ये समझ ही नहीं आया कि किसान ने कैसे उनको कांटेक्ट किया। किसान ने तो उनको बताया कि इस तरह से उन्होंने कांटेक्ट किया, पर अब वो जब भी डायरेक्टरी असिस्टेंट को फ़ोन करती हैं कि इस नंबर से किसके नाम पे ये नंबर है या कुछ भी, है ना, तो उनको वहाँ से यही मिलता है कि माफ़ करें कि इस नाम से कोई नंबर नहीं है। अब देखो वो तो यही बात आ गई कि अगर मैजिक पे बिलीव करना है तो लॉजिक भूल जाओ। आपको आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियाँ क्यों गिननी है, आपका काम हो गया ना बस। यूनिवर्स ने जब भी कुछ देना होता है ना, वो बहुत सारे तरीके होते हैं यूनिवर्स के पास, वो किसी भी तरीके से आपके पास वो चीज़ें पहुंचा देगा, बस आप विश्वास करो। ओके, तो आगे रोंडामैन कहती हैं कि 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जैसे का तैसे लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसे हमेशा होता है कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। तो वही कह रही हैं कि देखो, हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप ग्रैटिट्यूड दोगे, अच्छा फील करोगे, गुड फीलिंग्स रखोगे, तो आप वही चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। और बस यही हुआ। ये जो इम्पॉसिबल दिखने वाली चीज़ थी कि उनकी बेटी का वॉलेट कैसे उसके पास वापस आए, पर वो हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि उनकी बेटी का काम था कृतज्ञ होना, है ना, जो उसके हाथ में है वो करना। वहाँ पे उसने चूज़ किया कि मैं ना पॉजिटिव रहती हूँ, जबकि वो चूज़ ये भी कर सकती थी कि नेगेटिव रहना, जैसे कि हम लोग आम तौर पे करते हैं, पर उसने चूज़ किया पॉजिटिव रहना, और वो पॉजिटिव रही। उसने विजुलाइज भी किया, अपनी आइडियल सिचुएशन को सोचा और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील किया, और बस जैसे उसका वर्ड था वैसे ही वो वापस आ गया। तो ये होता है। तो ये जो उन्होंने अपनी बेटी की कहानी सुनाई, तो ये जो उन्होंने अपनी बेटी की घटना सुनाई, ये बताया कि कैसे ये जो आज की मैजिकल टू डू लिस्ट वाली प्रैक्टिस है ना, इसको हल्के में मत लो। ये बहुत अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस है, ये बहुत ही काम की प्रैक्टिस है। इसे सच में करो। बस अपनी उन 3 चीज़ों को चूज़ कर लो, जो भी 3 चीज़ें आप चाहते हो आज ठीक करना, और फिर उस पर काम करो। ओके, तो आगे वो कहती हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। तो वो यही कह रही हैं कि ये जो मैजिकल पावर है ग्रैटिट्यूड की ना, ये हमेशा हम सब के लिए ओपन है, अवेलेबल है। बस आपको सीखना है, आपको डिस्कवर करना है ये खुद के लिए, और यूज़ करना, कैसे इसको यूज़ किया जाता है वो सीखना है और उसको यूज़ करना है। तो यहीं पे आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब बात करते हैं मैजिक प्रैक्टिस नंबर 18, जादुई अभ्यास क्रमांक 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्यसूची। इसमें है नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो कि हम रोज़ कर रहे हैं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये तो हम हर रोज़ कर ही रहे हैं सुबह सुबह उठते ही। इसके साथ तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो और बहुत अच्छे से इसे प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। वो कह रही हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की ज़रूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिख दें। तो वो यही कह रही हैं कि शांति से कहीं बैठ जाएं कॉपी पेन लेके और एक लिस्ट बनाएं उन सब कामों की या उन सब चैलेंजेस की जो आज आप सुलझाना चाहते हो, जिनको सुलझाने की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं बोझ बने हुए हैं आपके ऊपर।
जो जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बोझ बने हुए हैं, और उन सब की लिस्ट बनाओ और टाइटल दे दो मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्य सूची। ओके। थर्ड पॉइंट है, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। उसके बाद वही कि आपने लिस्ट बना ली, अब कोई भी 3 काम चुन लो, उनको प्रायोरिटाइज़ कर लो और उसके बाद एक एक काम को चुन लो और उसके बाद एक एक करके सब पे काम करो। ओके। पॉइंट नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। उसके बाद आपने वो जो 3 अपने टू डू लिस्ट में जो आपने काम चुने हैं, उन तीनों में से एक एक को चुनना है, एक एक पकड़ना है, कम से कम 1-1 मिनट का टाइम सबको देना है, अपनी आइडियल सिचुएशन के बारे में सोचना है और ऐसे फील करना है जैसे वो हो चुकी है, और जैसे ग्रैटिट्यूड फील होगा ना उस टाइम, वो अभी फील करना है। पहले एक पे करना है, फिर दूसरे काम के लिए सेम यही प्रोसीजर, सेम इसी तरह से ये फील करना है। पहले एक काम को पकड़ना है, उस पर ये प्रैक्टिस करनी है, फिर दूसरे काम पे चले जाना है, उस पर भी सेम ऐसे ही करना है, फिर तीसरे पे चले जाना है। कम से कम 1 मिनट का टाइम सबको अलग अलग से देना है, उनके बारे में सोचना है और बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया फील करना है। ओके। पॉइंट नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, अपना मैजिक रॉक अपने हाथों में थामना है और दिन भर में जो भी सबसे अच्छी घटना आपके साथ घटी है उसके लिए जादुई शब्द थैंक यू बोलना है, उसे फील करना है। ठीक है। तो ये डे 18 की प्रैक्टिस द मैजिकल टू डू लिस्ट यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आप सबने खुद भी ये बुक पढ़ ली हो, खुद भी ये चैप्टर पढ़ लिया हो और अब वीडियो के थ्रू इसको समझ भी लिया हो और अपने जीवन में, अपने डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो आप। ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी छोटे मोटे मैजिक आपको दिखाई दे रहे हैं, मैजिक बुक प्रैक्टिस करते करते या करने के बाद आपको जो भी चेंजेस खुद में नज़र आ रहे हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि जब बाकी लोग उनको पढ़ते हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है, उनको भी इंस्पिरेशन मिलता है, तो उनको ज़रूर शेयर किया करें। और साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि ये मैजिक बुक बाकी लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि विदाउट सेकंड थॉट सबके साथ इसको शेयर करो, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं और कहीं ना कहीं भूल गए हैं, या हमें आता ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है किसी ने दिल से शुक्रिया फ़ील करना, धन्यवाद देना, है ना, डीप ग्रैटिट्यूड फील करना। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन वीडियोज़ को बाकी लोगों के साथ भी दिल खोल कर शेयर करें, खुद भी दिल खोल कर खुद पे काम करें, खुद को प्यार करें और इन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और अंत में मेरे साथ कहिए, सबका मंगल हो।